हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नितिन। यहाँ पढ़ता बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री जो कि बेस्ड है ऑन न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे। आज से हम अपना नया चैप्टर सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल स्टार्ट करेंगे। देखिए, ऊपर वाले ने ना दो ही चीज़ कमाल की बनाई है। पहला है जीवन, जैसे इंसान में जीवन है, पशु में, पक्षी में। आप जिसको भी देख रहे हैं जो अपने से अपना काम कर सकता है उसको हम जीवन मानते हैं। और दूसरा चीज़, जीवन के अंदर सोचने की शक्ति, ये जो थिंकिंग कैपेबिलिटी है, थिंकिंग एबिलिटी ऊपर वाले ने हम सबको दी है, बहुत अच्छी चीज़ दी है। हम क्या करते हैं, नेचर को देखते हैं, प्रकृति को देखते हैं कि वो अपने अंदर क्या बदलाव कर रहा है। उस बदलाव को हम समझने के लिए या किसी को समझाने के लिए कुछ नाम दे देते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, हम आकाश में देखें अगर कि अगर तारे दिख रहे हैं और चंद्रमा दिख रहा है तो हम क्या बोलते हैं उस पल को कि रात हो रही है या रात चल रहा है। तो हमने क्या किया, नेचर को ऑब्जर्व किया तो क्या चेंजेस देखा कि आकाश में तारा है और चंद्रमा है, उस पल को हमने रात नाम दे दिया। अगर आकाश में सूर्य हैं तो हमने क्या नाम दे दिया, उस पल को दिन नाम दे दिया। तो हमने क्या किया, ऑब्जर्व ही किया ना कि हम अपने से कुछ नहीं करते, सब नेचर अपने आप करता है। जैसे सन के अगल-बगल ये सन है, सन के अगल-बगल प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, मूव करते हैं। ऐसा होता क्यों है किसी को नहीं मालूम। क्यों होता है किसी को नहीं मालूम। कोई बोलता है भगवान, सूर्य भगवान हैं, उनके अगल-बगल सब चक्कर लगाते हैं। साइंस कुछ और बोलता है। ठीक है। लेकिन रियलिटी में क्या क्या क्यों होता है किसी को नहीं मालूम, लेकिन हमने इसको अपने समझने के लिए क्या नाम दे दिया, ग्रेविटेशनल फोर्स नाम दे दिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, नेचर को देखा, ऑब्जर्व किया और क्या किया, उसको एक नाम दे दिया। जैसे एक और एग्जांपल लो, किसी बिल्डिंग में बोलते हैं कि कोई अनवांटेड पावर रह रही है जो सबको परेशान कर रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं या भूत, यही बोलते हैं ना। तो हम क्या किए, वहाँ पे गए, जो महसूस किए कि हाँ कुछ है, उसको हमने नाम दे दिया, आत्मा का नाम दे दिया या भूत का नाम दे दिया। उसका मतलब ही क्या कि डरावनी चीज़। ठीक है, वैसे ही मॉलिक्यूल्स के बारे में है। मॉलिक्यूल जब अलग-अलग बिहेवियर दिखाने लगते हैं तो उनके ऊपर क्या दिया जाता है, थ्योरी दी जाती है। जैसे एक और एग्ज़ाम्पल लो, कोई समझ लो स्टूडेंट है, वो क्लास में पढ़ाई कर रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, स्टूडेंट कहलाएगा। अगर वो क्रिकेट खेल रहा है तो वो क्या कहलाएगा, क्रिकेटर कहलाएगा। अगर वो डांस कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, डांसर कहलाएगा। ठीक है? जो अलग-अलग काम करने की वजह से उसका नाम में चेंजेज़ आ गए। क्लास में स्टूडेंट, ग्राउंड में क्रिकेटर, डांस क्लास में डांसर। ठीक है? तो हम उसको जब वो अलग-अलग काम करने लगा तो उसको समझने के लिए हमने उसको अलग-अलग नाम दे दिया। ठीक है? अब जो कोई डांस क्लास में डांस कर रहा है तो उसको हम क्रिकेटर तो बोलेंगे नहीं। अगर कोई डांस कर रहा है तो उसको डांसर ही ना बोलेंगे। ऐसे ही मॉलिक्यूल्स होते हैं, जब वो अलग-अलग रिएक्शन में अलग-अलग अपना दिखाते हैं बिहेवियर, अलग-अलग प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो उसको समझने के लिए हम क्या देते हैं, थ्योरी देते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या कि मॉलिक्यूल जब बनते हैं तो उन पर सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज पढ़ेंगे। ठीक है, देखो, अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपको अगर आटम क्या होता है, सेल क्या होता है, सबसेल क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है, ये तीन चीज पता है तो आपके लिए ये लेक्चर नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप ज़रूर देखिए। बेसिक जब तक क्लियर नहीं होगा ना, तब तक एडवांस पे जाके कुछ नहीं मिलेगा। पहले क्या करो, बेसिक क्लियर करो कि आटम होता क्या है। ऑर्बिटल के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है तो ऑर्बिटल होता क्या है, ऑर्बिटल होता कहाँ है तो रहता कहाँ है, ऑर्बिटल आया कहाँ से। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे आटम की। आटम क्या होता है, आपको मालूम है, न्यूक्लियस है, अगल-बगल क्या करते हैं, सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। आटम क्या है, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ ऑल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। मैटर, हर मैटर में सबसे छोटी जो चीज पाई जाती है, जो हर वस्तु में होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, आटम बोलते हैं। द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर, जो सबसे छोटी इकाई किसी पदार्थ, मैटर को क्या बोलते हैं, वस्तु की होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, आटम बोलते हैं। आपको मालूम है एटम में न्यूक्लियस होता है, बीच में अगल बगल इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो ये जो क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अगल बगल जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। शेल बोलते हैं। शेल क्या है, शेल क्या है, सेल इज द पाथ taken by taken by an electron
as they orbit around the nucleus, न्यूक्लियस। समझ में आ गया? सेल क्या है? सेल इज द पाथ इलेक्ट्रॉन द्वारा, यार सेल क्या है? इलेक्ट्रॉन द्वारा लिया गया न्यूक्लियस के चारों तरफ पाथ है, जो पाथ इलेक्ट्रॉन ट्रेवल कर रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, उसको हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। सेल का नाम हमने क्या क्या रखा है? पहले को हमने के नाम रखा है, दूसरे को एल, तीसरे को एम, चौथे को एन, ऐसे इलेक्ट्रॉन जहाँ रिवॉल्व करता है उसको हम क्या बोलते हैं? शेल बोलते हैं। ठीक है, और सेल हो गया तो सब सेल भी होगा। तो सब सेल क्या है? सब शेल। सब सेल क्या होता है? आपको मालूम है, जैसे एक आदमी का घर है, घर तो हो गया, लेकिन घर के अंदर भी उसका कोई पर्सनल कमरा होगा। ठीक है, वैसे ही इलेक्ट्रॉन के लिए सेल क्या है? एक पूरा घर है। लेकिन सब सेल क्या है? उसका एक पर्सनल कमरा, जहाँ पे वो मैक्सिमम टाइम अपना टाइम बिताता है। ठीक है, तो सब सेल क्या है? सब सेल इज द रीजन रीजन इन रीजन ऑफ सेल वेयर इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव अराउंड फ्रीली, अफॉर्डेबली एल वाई। ठीक है, सेल समझ में आ गया? सेल समझ में आ गया? सेल क्या है? इलेक्ट्रॉन द्वारा लिया गया पाथ, किसके अगल बगल? न्यूक्लियस के अगल बगल। अब आखो पाथ तो कैसा भी हो सकता है, सर्कुलर भी हो सकता है, ऐसे भी हो, स्पाइरल भी हो सकता है, डम्बल्ड भी हो सकता है। तो सब सेल क्या है? सब सेल इज द रीजन ऑफ सेल, सेल के अंदर का रीजन, जहां इलेक्ट्रॉन कैन मूव अराउंड फ्रीली, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? फ्रीली मूव कर सकता है, बिना किसी रोक टोक के। ठीक है, क्या क्या कर सकता है? मूव कर सकता है। सब सेल, देखो सब सेल का नाम क्यों आया? क्यों? क्योंकि सब सेल चार प्रकार के होते हैं। जो वर्ड लिखा है ना, इन वेयर इलेक्ट्रॉन कैन मूव अराउंड फ्रीली, ये नाम क्यों आया? सुनो, आपको मालूम है ना, सब सेल चार प्रकार के होते हैं। यस सब सेल स्फेरिकल होता है, पी सब सेल डम्बल्ड होता है, डी सब सेल डबल डम्बल होता है, तो एक बात, और यफ सब सेल और एकदम डिस्टॉर्टेड होता है, उसका कोई शेप ही नहीं होता, एकदम फैले होते हैं। एक बात बताओ, ये जो फिगर बनाए हो, इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसी में मूव करेंगे ना? इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसी में मूव करेंगे ना? ये जो सब सेल बनाए हो, इलेक्ट्रॉन इसी में मूव करेंगे ना? बोलो ना, इसी में मूव करेंगे ना? कहीं पे तो घूम नहीं सकते, इसीलिए ये वर्ड दिया है। सब सेल इज द रीजन ऑफ सेल, सेल के अंदर वो जगह जहाँ इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर सकता है। इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? फ्रीली मूव कर सकता है। ये क्या होता है? नोड होता है। इसको क्या बोलते हैं? नोड बोलते हैं। ठीक है, नोड बोल दो या न्यूक्लियर एक्सिस बोल दो। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है? यहीं पे सिर्फ मूव कर सकता है। ठीक है, तो सेल क्लियर हो गया। सेल क्या है? आटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो पाथ लेता है उसको क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं। और सेल के अंदर क्या होता है? सब सेल होता है। सब सेल क्या होता है? सब सेल इज द रीजन ऑफ सेल वेयर इलेक्ट्रॉन, जहाँ पे आराम से घूम सकता है। इलेक्ट्रॉन पाया भी, रास्ता भी पता कर लिया अपना, घूम भी रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ पे पाया जाएगा? सबसे ज्यादा कहाँ पे वो देखा जाएगा? जैसे वो बंदा था, जैसे वो लड़का अपने, क्या हुआ, अपने घर में भी पाया गया, अपने रूम में भी पाया गया, लेकिन रूम के अंदर किसी एक कॉर्नर में वो सबसे ज़्यादा रहता होगा। अब वो बात करेंगे इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? अपने सेल को भी पा लिया, अपने सब सेल को भी पा लिया, घूम भी रहा है, लेकिन कहाँ पे सबसे ज़्यादा घूमेगा? जैसे ये यस सब सेल है, तो यस यस पी डी, इसमें या पी में ये पी का सेल सब सेल है, ये डी का सब सेल है, तो सबसे ज्यादा कहाँ पे वो दिखेगा? उसी चीज को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल बोलते हैं। ऑर्बिटल बोलते हैं। ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल इज द रीजन इन स्पेस वेयर द probability BILITY of finding an electron is maximum। ऑर्बिटल क्या है? न्यूक्लियस के अगल बगल, न्यूक्लियस के अगल बगल वो जगह का नाम है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, संभावना सबसे ज्यादा है। ठीक है,
इलेक्ट्रॉन क्या किया पहले, न्यूक्लियस के अगल-बगल अपना पाथ बनाया, उसको सेल बोला गया। अब पाथ में फ्रीली मूव किया, उसको सबसेल बोला गया। अब मूव करते टाइम जहाँ पे वो सबसे ज़्यादा पाया जाएगा, उसको क्या बोला जाता है, ऑर्बिटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑर्बिटल। ठीक है, सबसेल क्या है, ऑर्बिटल सबसे छोटा हो गया। कोई उस आदमी का सबसे उसके रूम में एक छोटा कोई जगह का नाम है ऑर्बिटल, और उसका कमरा क्या है, सबसेल का नाम है। उसका घर क्या है, सेल का नाम है। तो ये सबसे छोटा हो गया ना। तो सबसेल क्या है, अ सबसेल इज मेड अप ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स। जैसे ये यस का सबसेल है, यस है। ये पी का सबसेल है, पी। ये डी का ले लो, 1 2 3 4 5, ये डी का सबसेल है। अब सबसेल हो गया। अब सबसेल के अंदर क्या बोला, ऑर्बिटल होगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। तो इनको फर्दर तोड़ा गया, 2p में, 2py में, सॉरी px py, क्योंकि हम कोई पार्टिकुलर तो ले नहीं रहे हैं, तो सिर्फ px py लिखो, px py pz लिखो। और इसका क्या है, dxy dyz dxz dx स्क्वायर वाई स्क्वायर dz स्क्वायर। ये जो अलग अलग जगह तोड़ा गया उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। यस में एक ही सेल है तो उसका और फर्दर तोड़ नहीं सकते, यस का सेल ही क्या है, ऑर्बिटल है। पी में क्या है, एक पूरा क्या है, ये सबसेल है पूरा, ये क्या है, सबसेल है। सबसेल कैसे बना, सबसेल इज मेड अप ऑफ कलेक्शन ऑफ ऑर्बिटल। जब हमने पी एक्स पी वाई पी जेड जो ऑर्बिटल है, यस सॉरी पी ओरिजिनल में कैसा दिखता है, पी एक्स पी वाई पी जेड को तोड़ोगे तो वो कुछ ऐसा दिखता है। ये पी एक्स है, ये पी वाई है, ये पी जेड है। एक्स वाई जेड एक्सिस होता है, वैसे ही पी ऑर्बिटल तीनों एक्सिस में फैला रहता है। ये उसका जानते हो, ये ओपन स्ट्रक्चर है। ये क्या है, इन सब का ये क्या है, कंबाइंड स्ट्रक्चर है। जब इन दोनों को इनका जब कंबाइन करोगे तो ऐसा दिखता है। ठीक है, ये दोनों सेम ही है। ये क्या है, कम पी का बना है, ये क्या किया है, पी एक्स पी वाई पी जेड ओपन कर दिया है, सिंपल। ठीक है, तो सबसेल क्या है, पी एक्स पी वाई पी जेड कलेक्शन ऑफ इसका ऑर्बिटल है। और डी इसमें देखो, ये पूरा क्या है, डी का पूरा सब सेल है। ये क्या है, डी का सब सेल है, डी का क्या है, सब सेल है। ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल डी एक्स वाई है, डी वाई जेड है, डी एक्स जेड है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, डी जेड स्क्वायर है। तो ऑर्बिटल का जब कलेक्शन हम ले लिए तो क्या बन गया, सब सेल बन गया। ठीक है, लेकिन आपसे अगर जनरली कोई पूछे भी कि ऑर्बिटल क्या होता है, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि एसपीडीएफ। क्या बोल सकते हो, एसपीडीएफ। क्यों, क्योंकि देखो ना, सबसेल क्या है, इन्हीं सब से बने हैं ना। तो जो ऑर्बिटल का नाम होगा यही वही इनका भी नाम होगा, जो ऑर्बिटल का नाम होगा वही सबसेल का ही नाम होगा। दोनों एक ही पे डिपेंडेंट है ना। लेकिन सेल में ऐसा मत बोल देना, क्योंकि सेल अलग अलग होता है। सेल क्या है, जगह का नाम है। ठीक है, और ये दोनों तो जैसे हमने उस आदमी का एग्जांपल दिया था, तो ये क्या था, उसका रूम था, उसके रूम में कोई जगह था। ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर जगह का नाम है, इसीलिए। ऑर्बिटल कोई पूछे तो पहले ये समझा देना कि द रीजन इन स्पेस वेयर प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के अगल-बगल इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी, संभावना जहाँ सबसे ज़्यादा होती है उस जगह को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं। ठीक है, कोई पूछे कि ऑर्बिटल कौन-कौन से होते हैं तो सिंपल बोलो एसपीडीएफ। डाउट क्लियर? देखिए, के शेल है, पहला शेल है, तो पहला शेल में क्या होता है, सिर्फ एक ऑर्बिटल होता है। कौन सा, 1s। हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s, ऐसे ही ना लिखते जाते हैं, डॉट डॉट डॉट। तो पहला शेल में सिर्फ एक सबसेल है या एक ऑर्बिटल है, सबसेल हम बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वो उसका ओरिजिनल नाम है। पहले शेल में एक सबसेल है, फर्स्ट सेल में एक सब सेल है, सब शेल है ऐसे, या एक ऑर्बिटल है, कौन सा, 1s।
और ये 1s में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। इसीलिए जब हम लिखते हैं तो पहले सेल में मैक्सिमम कितने लिखते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। और दूसरे सेल में 2s भी है और 2p भी है। सेकेंड सेल में 2 सब सेल हैं, 2 सब सेल हैं। 2 सब सेल कौन-कौन से? 2s है, 2p है। 2s का शेप ऐसा, 2p का शेप ऐसा, ठीक है? तो क्या हुआ? यस यस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2। p में मैक्सिमम कितने? 6। तो कितने हो गए टोटल? 8। तो इसीलिए दूसरे सेल में हम क्या करते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं। 2, 8 ऐसे ही ना भरते हैं, तो ऐसा क्यों भरते हैं? इसलिए भरते हैं, ठीक है? सेकंड सेल में 2 सब सेल हैं और 2 सब सेल फर्दर कितने पार्ट में टूटा है? एक 2s में टूटा है, 2px में, 2p में, 2py में, 2pz में, इसी में तो टूटा है। और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन ऑर्बिटल कितने हो सकते हैं? 2, और वो भी अपोजिट स्पिन वाले। एक पैरेलल होगा तो एक एंटी पैरेलल। तो ये 1 2 3 4 5 6 6 हो गए इसमें, 2 इसमें, यस में हमेशा 2 ही होते हैं। तो कितने हो गए? 6 2 8। ऐसे ही तीसरा सेल का होगा, ऐसे ही चौथा सेल का होगा, ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है? क्लियर हो गया? सेल क्या होता है, सब सेल क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है, ठीक है? अब ऑर्बिटल जब बना है तो ठीक है, ऑर्बिटल तो बन गया, लेकिन इनका साइज कैसा होगा? कि छोटे होंगे कि बड़े होंगे? ऐसे देखो, 1s है तो 2s भी है और क्या है? 3s भी है। तो इनका साइज सेम होगा कि अलग अलग होगा? इस पे भी क्वेश्चन आता है। इनका एनर्जी अलग अलग होगा कि अलग सेम होगा? इस पे भी क्वेश्चन आता है, ठीक है? तो एक पॉइंट लिख लो, जब अगर कहीं लिखा हो सिर्फ 2 का लेके चलो कि 1s है और 2s है, तो एक बात अपने दिमाग में क्लियरली डाल देना कि जो 1s है हमेशा साइज में छोटा होगा, ऑलवेज इन स्मॉलर देन 2s। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि 1s क्या है? न्यूक्लियस के बहुत पास में है। क्या न्यूक्लियस के बहुत पास में है? और उस 1s में इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है किसके मुकाबले? 2s के मुकाबले। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल, दूसरा सेल, पहले सेल में ये 1s होगा, दूसरे सेल में 2s भी होगा, 2p भी होगा। 2p को हम अभी नहीं बना रहे हैं। न्यूक्लियस के जितने ज़्यादा पास होगा, इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा पास में ही ना रहते हैं। कोई ऐसा नहीं जानता कि सेल में घूमते हैं, ऐसा कोई बोला तो है नहीं, लेकिन सब सिर्फ अपने समझने के लिए बोले हैं। लेकिन रियलिटी में होता क्या है? जहाँ पे पॉजिटिव न्यूक्लियस क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा वहीं में ना इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा घूमेंगे। तो इसीलिए 1s का साइज सबसे छोटा और इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 1s में ज़्यादा होता है। किसके मुकाबले? 2s के मुकाबले, ठीक है? अब जब इनका क्या बोलते हैं, साइज अलग हो गया, ये दूर हो गया, ये पास हो गया, तो इनका एनर्जी भी अलग होगा। एनर्जी अलग होगा तो इनका मैग्नेटिक बिहेवियर भी अलग होगा, ठीक है? इसीलिए ऑर्बिटल को हम क्या करते हैं? एक अपनी स्टडी के लिए नाम देते हैं ऑर्बिटल्स। और हम किसकी बात कर रहे हैं यार? आटम की बात कर रहे हैं, तो एटॉमिक ऑर्बिटल ही होगा ना। उसके लिए कंफ्यूज मत होना कि हमने स्टार्टिंग में ही शुरू ही कहाँ से किया था? आटम से। तो ये क्या चल रहा है? एटॉमिक ऑर्बिटल ही, ठीक है? ऑर्बिटल्स आर प्रिसाइजली distinguish by what? as known as known as quantum number, quantum numbers, ठीक है? समझ में आ गया कि ऑर्बिटल को फर्दरली डिवाइड किया गया है किसके बेसिस पे? क्वांटम नंबर के बेसिस पे। किस बेसिस पे? क्वांटम नंबर्स की। साइज शेप अलग हुआ, एनर्जी अलग हुआ, एनर्जी अलग हुई तो मैग्नेटिक बिहेवियर अलग दिखाएंगे। और इसीलिए क्या हुआ? ऑर्बिटल प्रिसाइजली डिस्टिंग्विश, बांटा गया बाय व्हाट? आर नोन एज क्वांटम नंबर। कितने क्वांटम नंबर होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। कौन कौन से? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल प्रिंसिपल
क्वांटम नंबर। यल को क्या बोलते हैं? एज़ोमुथल क्वांटम नंबर, एज़ोमुथल क्वांटम नंबर। यम को क्या बोलते हैं हम? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और यस को क्या बोलते हैं? स्पिन क्वांटम नंबर। देखो ये जो एन एल यम है, ये वेव थ्योरी को, वेव मैकेनिक्स को फॉलो किया करते हैं। क्या करते हैं? वेव मैकेनिक्स को, वेव मैकेनिक्स जो एटॉमिक लेवल पे वैलिड है थ्योरी, उसको ये फॉलो करते हैं। ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है, ये वेव मैकेनिक्स को फॉलो नहीं करता, फिर भी ये क्वांटम नंबर गिना जाता है। क्यों गिना जाता है? देखिए, उसके लिए ऐसा बोला गया कि जिस प्रकार सन है और ये समझ लो अर्थ है, ये सन है, ये अर्थ है। जिस प्रकार अर्थ क्या करता है? सन के चारों तरफ भी घूमता है और अपनी एक्सिस पे भी घूमता है। अपनी एक्सिस पे घूमता है तो दिन और रात होती है, चारों तरफ घूमता है तो साल कंप्लीट करता है अपना एक चक्कर में। उसी प्रकार बोला गया कि न्यूक्लियस के अगल-बगल अगर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो वो न्यूक्लियस के चारों बगल भी घूमेगा और अपनी एक्सिस पे, अपनी धुरी पे भी घूमेगा। ठीक है? अपने एक्सिस पे या तो हो सकता है ऐसे घूम रहा हो, या तो हो सकता है ऐसे घूम रहा हो। ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज़ साइन है। ये क्या है? क्लॉकवाइज़ का साइन है। तो जब 2 डायरेक्शन में घूमेगा तो अलग-अलग उनका स्पिन होगा। स्पिन मतलब घूमने की क्या बोलते हैं? डायरेक्शन मान लो, ठीक है? तो ये बात हो गई इंट्रोडक्शन की। अब हम अपना नेक्स्ट वीडियो लेक्चर आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कवर करेंगे। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट में पूछिए। आप हमसे इंस्टा पे भी पूछ सकते हैं। इंस्टा आईडी लास्ट में ऐड कर दी जाएगी। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नितिन। यहाँ पढ़ते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री, जो कि बेस्ड है ऑन न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे, जिसमें हम अपना चैप्टर सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं। पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा? पिछले लेक्चर में हमने ऑर्बिटल के बारे में देखा कि ऑर्बिटल क्या होता है। ऑर्बिटल न्यूक्लियस के अगल बगल उस रीजन का नाम बोला गया जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा थी, ठीक है। और ऑर्बिटल को अलग अलग डिवाइड किया हमने फर्दर, किसमें? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, जाओ यार, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर में, ठीक है। तो आज हम अपना पहला टॉपिक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कवर करेंगे, ठीक है। पहला हम क्या पढ़ेंगे? एन के बारे में। एन को हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये आपको किसके बारे में बताता है? ये आपको इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में रहता है, ऑर्बिटल में रहता है। ऑर्बिटल कहाँ रहता है? सबसेल में रहता है। सबसेल कहाँ रहता है? सेल में रहता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको सेल के बारे में बताता है। यन आइडेंटिफाइज द सेल। कैसे? जैसे एग्जांपल देखिए, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं? 1s2, 2s2, 2p6, सॉरी 2p6 में अगर किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो लिखते हैं, हम जनरली लिख रहे हैं, ठीक है। 1s 2s 2p 3s 3p, ऐसे ही ना लिखते हैं। तो एक बात बताओ, यन है, ये आगे वाला जो नंबर होता है वो क्या बताता है? एन का वैल्यू बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू बताता है, ठीक है। तो यन का वैल्यू 1, जब यन इक्वल टू 1 है, इसका मतलब कौन सा सेल? के सेल। देखो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अगल बगल ये के सेल, ये एल सेल, ये एम सेल, ऐसे ही ना होता है। जब यन का वैल्यू 1 है, उसका मतलब कौन सा सेल? सेल कौन सा? के सेल, ठीक है। कौन सा सेल? के सेल। जब एन का वैल्यू 2 है तो कौन सा सेल? यल सेल, ठीक है। आपको मालूम है पहले सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2। कौन? 1s2, इसीलिए 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन, वो सिर्फ किस पे? के सेल में। दूसरे सेल दैट इज यल सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। तो 8 कैसे हुए? पी के 6 और 2s के 2, 6 2 8। जब n का वैल्यू 2 है, उसका मतलब वो कौन सा सेल होगा? यल सेल की बात हो रही होगी। जब n का वैल्यू 3 आएगा तो कौन से सेल की बात हो रही होगी? यम सेल की, ठीक है। यन क्या बताता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यन क्या बताता है? सेल के बारे में। और यन आल्सो determines द साइज
and to a large extent energy of the orbital। ठीक है, यन और किस बारे में बताता है? ऑर्बिटल का साइज और एनर्जी के बारे में। हमने पढ़ा पिछले क्लास में ऑर्बिटल कैसे कैसे हमने निकाला था। पहले हमने सेल को देखा था, फिर सब सेल को देखा था, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल को देखा था। तो यन क्या बताता है? सेल के बारे में। और यन आल्सो क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? ऑर्बिटल के अंदर। तो ऑर्बिटल का साइज और एनर्जी के बारे में। ठीक है, एक बात बताओ, ऑर्बिटल में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है, तो आप ऐसा भी बोल सकते हो कि यन क्या बताता है? लोकेशन और एनर्जी किसका? इलेक्ट्रॉन का। क्यों? क्योंकि ऑर्बिटल 4 प्रकार के होते हैं, एस पी डी एफ। तो क्या बताता है? लोकेशन कैसे बताएगा? जब एन का वैल्यू 1 होगा तो आप क्या बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन के शेल में होगा। ठीक है, के शेल में होगा। और जब एन का वैल्यू 2 होगा तो आप क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन यल शेल में होगा। एनर्जी कैसे बताएगा? सॉरी, एनर्जी कैसे बताएगा? यस सबसे पास होता है न्यूक्लियस के, फिर पी दूर होता है, फिर डी होता है, फिर एफ होता है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते रहते हैं, एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। एक बात बताओ, यन यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है? तो यन का वैल्यू हमेशा 1 2 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक डिफाइंड है। ये न्यूक्लियस सपोज कर लो, पहले सेल में यन का वैल्यू 1 होता है, दूसरे सेल में यन का वैल्यू 2 होता है, तीसरे सेल में यन का वैल्यू 3 होता है। ठीक है, एक बात बताओ, हम किसकी बात कर रहे हैं? ऑर्बिटल्स की जगह का। ऑर्बिटल सब सेल में होता है, सब सेल सेल में होता है, यही ना बात कर रहे हैं। हमने ऑर्बिटल को 4 पार्ट में तोड़ा, उनके बिहेवियर के बेसिस पे, साइज एनर्जी के बेसिस पे, एन एल एम यस के यस में तोड़ा। तो एक बात बताओ, किसी एक सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं? किसी एक सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल्स हो सकते हैं? बताओ। 2 मिनट टाइम लो, फिर सोचो। हो गया? अब देखो, हम पहले 2-3 ठो प्रैक्टिकली करके देखते हैं। एन का वैल्यू जब 1 होता है, इसका मतलब हम कौन से सेल की बात कर रहे हैं? के सेल की। पास वाला कौन सा होता है? के सेल। के सेल में कौन सा सब सेल होता है? 1s सब सेल। 1s सब सेल सिर्फ एक पार्ट में। यस कैसा होता है? यस में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसलिए क्या है? यस का ऑर्बिटल है। तो एन का वैल्यू 1, इसका मतलब के सेल में कितने ऑर्बिटल? एक ऑर्बिटल। शेल में ऑर्बिटल कितने? एक। ठीक है, ऑर्बिटल कितने? के शेल में एक ऑर्बिटल। एन का वैल्यू 2 का बात करें तो इसका मतलब हम कौन से सेल का बात कर रहे हैं? यल सेल का। यल सेल में कौन कौन से सब सेल होते हैं? 2s होता है और 2p होता है। 2s कैसा दिखता है? यस ऐसा दिखता है। 2s में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, इसलिए वो सिर्फ एक ऑर्बिटल में टूटता है। और 2p जो सबसेल होता है वो 3 ऑर्बिटल में टूटता है। ये क्या होता है? 2px होता है, ये 2py, ये 2pz। देखिए, अगर सेल सबसेल ऑर्बिटल में कंफ्यूजन है तो पहला लेक्चर देखिए, उसमें हमने पूरा क्लियर किया था कि किसको सेल, किसको सबसेल, किसको ऑर्बिटल बोला जाता है। ठीक है, तो एक बात बताओ, जब n का वैल्यू 2 है तो आपके पास कितने ऑर्बिटल हैं? एन का वैल्यू 2 का मतलब यस यल सेल में कितने ऑर्बिटल हैं? 1 2 3 4, 4 ऑर्बिटल हैं। ठीक है, एक और करो, एन का वैल्यू 3 लेके देखो। जब एन का वैल्यू 3 है, इसका मतलब हम कौन से सेल की बात कर रहे हैं? यम सेल की। ठीक है, तो 1s हो गया, 2s 2p हो गया, 3 के लिए 3s आता है, 3p आता है और 3d सब सेल आता है। ठीक है, 3s ऐसे टूटता है, 3s हो गया, 3p सब सेल 3 ऑर्बिटल में टूटेगा। 3 ये 3p है, ये 3p, ये 3px है, ये 3py है, ये 3pz ऑर्बिटल है। और d किस में टूटता है? 5 पार्ट में। d किस में टूटता है? 5 पार्ट, 1 2 3 4 5। d सब सेल 5 ऑर्बिटल में टूटता है। इसको क्या बोलते हैं? डी एक्स वाई, इसको डी वाई जेड, इसको डी जेड एक्स, इसको डी जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर, सॉरी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको डी जेड स्क्वायर।
3d सब सेल 5 ऑर्बिटल में टूटा। तो हम काउंट करो कि n का वैल्यू 3 का मतलब m सेल में कितने ऑर्बिटल हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने ऑर्बिटल हैं? 9। देखो फॉर्मूला नहीं बन गया कोई? जब n का वैल्यू 1 है तो एक सब ऑर्बिटल आया, जब n का वैल्यू 2 है तो 4 आया, n का वैल्यू 3 है तो 9 ऑर्बिटल आया। तो देखो किसी एक सेल में कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं? n स्क्वायर। क्लियर ना? n का वैल्यू 1 रखो तो कितना आएगा? 1 आएगा। एक सेल में एक ऑर्बिटल, पहले सेल में एक ऑर्बिटल। जब n का वैल्यू 2 का मतलब दूसरे सेल की बात कर रहे हैं, दूसरे सेल में कितने ऑर्बिटल? 4 ऑर्बिटल। कैसे आएगा? अगर डायरेक्टली आपको ऐसा बनाना नहीं है तो फॉर्मूले में रखो, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। तीसरे सेल में कितने ऑर्बिटल? 9 ऑर्बिटल। कैसे निकलेगा? पहला मेथड है कि आपको आना चाहिए कि बनाने आ रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ रहा है तो क्या करो? डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, 3 का स्क्वायर 9 ऑर्बिटल। क्लियर हो गया? जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि n इक्वल टू 4 में कितने ऑर्बिटल हो सकते हैं, तो पहला तरीका है कि आप ऐसे बनाओ। और शॉर्टकट मेथड क्या है? आप डायरेक्ट n का स्क्वायर कर दो। n का वैल्यू 4 दिया है, इसका मतलब 4 स्क्वायर ऑर्बिटल होंगे, 16 ऑर्बिटल होंगे। आप देख भी सकते हो n का वैल्यू 4 में कौन कौन से सब सेल होते हैं? 4s होता है, 4p होता है, 4d होता है और 4f भी आ जाता है। 4f भी आ जाता है। 4s ऐसा दिखता है, 4p 3 पार्ट में टूटता है, 4d 5 पार्ट में टूटता है, 1 2 3 4 5। f कितने टूटता है? f सब सेल 7 ऑर्बिटल में टूटता है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 हो गया। अब काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 ऑर्बिटल किसमें? n इक्वल टू 4 माने n सेल में। n सेल में कितने ऑर्बिटल हैं? 16। कैसे निकला? पहला मेथड ये है कि आपको आना चाहिए होता n इक्वल टू 4 में कौन कौन होते हैं, सेल में कित कौन कौन से सब सेल होते हैं, या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो। n का वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो दिया रहे आप उसका स्क्वायर कर दो, आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल मिल जाएंगे। ठीक है? और एक और बात देखो, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल। तो एक बात बताओ, न्यूक्लियस क्या चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो क्या चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन को अपने जितना पास हो सके पास ही रखे। ठीक है? लेकिन अलग अलग सेल होने की वजह से, अलग अलग सब सेल होने की वजह से और अलग अलग ऑर्बिटल होने की वजह से हमको क्या पड़ता है? हमको अलग हमको ये करना पड़ता है कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ बीच में कहीं ना रख के उसके सेल में रखना पड़ता है। ठीक है? देखो अगर हम क्या कर रहे हैं, अलग से एनर्जी दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? कि इलेक्ट्रॉन कहीं बीच में ना रुक के अपने सेल में रहे। सपोज कर लो पहले सेल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन भर दिया, ठीक है, तो जो तीसरा इलेक्ट्रॉन आएगा भरने के लिए तो उसमें वो इस वाले सेल में जाएगा, ये के है, यल सेल में जाएगा। लेकिन न्यूक्लियस क्या चाहेगा? कि उसको और पास खींच ले, यही ना चाहेगा। लेकिन रूल की वजह से, जो नियम बनाया गया है साइंस में, उसकी वजह से हमको इलेक्ट्रॉन यल सेल में भरना होगा। इसीलिए हमको अलग से एनर्जी देना होगा। अलग से एनर्जी क्यों देना होगा? क्योंकि जिस फोर्स से न्यूक्लियस खींच रहा होगा इस इलेक्ट्रॉन को, उसको बैलेंस करने के लिए कि वो ज़्यादा अंदर ना खींच ले। ठीक है? अंदर नहीं खींचेगा तो अपने सेल में ही घूमता रहेगा। अपने सेल में कैसे घूमेगा? क्योंकि हम एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे। देखो इसीलिए जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s, सॉरी 3p के बाद 3d भी आता है, तो पहले सेल में 1s सिर्फ होता है, दूसरे सेल में 2s और 2p होता है, तीसरे सेल में 3s 3p 3d होता है। तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाते हैं ना, इनका क्या होता है? एनर्जी बढ़ने लगता है। जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाओगे तो साइज भी बढ़ रहा है। 1s सबसे छोटा है, उसके बाद 2s थोड़ा सा बड़ा होगा, फिर 3s इनसे बड़ा होगा। देखो 1s सबसे छोटा, फिर 2s होगा, फिर 3s होगा। ये यस सब सेल की बात कर रहे हैं। अगर p सब सेल की बात करें तो 2p सबसे छोटा होगा, फिर 3p होगा, ऐसे बढ़ेंगे। ठीक है? तो जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जा रहे हैं, पहले चीज क्या हो रही है? इनकी साइज बढ़ रही है। साइज क्यों बढ़ रही है? क्योंकि n का वैल्यू बढ़ रहा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ रहा है। और दूसरी चीज क्या हो रही है? इनकी एनर्जी भी बढ़ रही है। इसीलिए जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो हमेशा एनर्जी इस ऑर्डर में लिखते हैं।
ठीक है? एनर्जी हमेशा इस ऑर्डर में इंक्रीजिंग लिखते हैं, ठीक है? सबसे कम एनर्जी किसका होता है? जो न्यूक्लियस के सबसे पास होता है, ठीक है? और जो जितना न्यूक्लियस के दूर रहेगा उसका एनर्जी उतना ज़्यादा होगा, ठीक है? एनर्जी क्यों ज़्यादा होगा? क्योंकि न्यूक्लियस क्या चाहेगा? जो दूर है, सपोज़ कर लो ये के एल यम यम सेल में 1 ये 1 ईयर्स 2 ईयर्स, हाँ, सॉरी 3 ही सेल बनाए थे ना? कि हाँ सही है, यम सेल में कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है? सपोज करो यम सेल में कोई इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस क्या चाहेगा कि उसको यहाँ ना रह के अपने पास खींच ले, लेकिन रूल की वजह से हमको उसको यहीं पे बैठाना है, तो हमको अलग से एनर्जी देना होगा। एनर्जी देंगे तो इस सेल का, इस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? एनर्जी बढ़ जाएगा। एनर्जी बढ़ेगा तभी वो यहाँ पे रह पाएगा, क्योंकि अगर एनर्जी कम हुआ तो वो अंदर चला जाएगा, और जो कि आटम के स्टेबिलिटी के लिए कोई भी फेवरेबल कंडीशन नहीं है, ठीक है? न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन मिलके कंप्लीट हो जाएंगे, प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा, खत्म हो जाएगा आटम, दुनिया खत्म हो जाएगी। तो दुनिया क्या है? आटम से ही ना बनी है। इसीलिए जो जितना दूर रहेगा न्यूक्लियस से उसका एनर्जी उतना ज़्यादा होता है, ठीक है? अभी हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, राइट द वैल्यू ऑफ n फॉर किसके लिए? हाइड्रोजन आटम के लिए, ठीक है? आपको क्या करना है? हाइड्रोजन आटम के लिए n का वैल्यू बताना है। तो आप क्या करेंगे? पहले हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 क्या करेंगे? इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए। 1s1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये जो आगे का नंबर होता है वो क्या बताता है? n का वैल्यू बताता है। तो हाइड्रोजन आटम के लिए n का वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया, ठीक है? अगर आपसे कोई पूछे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है? और अब इस सिंपल सिंपल लेके चल रहे हैं, फिर और हाई लेवल पे जाएंगे। n फॉर, राइट द वैल्यू ऑफ n फॉर, n क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। n फॉर किसके लिए? बोरान आटम के लिए। बोरान आटम के लिए। बोरान के कौन से आटम के लिए? सॉरी, बोरान के आटम में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या करो, आप n का वैल्यू निकालो बोरान के चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए, फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए, चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए n का वैल्यू निकालो, ठीक है? तो हम क्या करेंगे? पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। बोरान का एटॉमिक नंबर 5 होता है। 1s2 2s2 2p1, 2 4 5 हो गया। एक ये 1s का और ये 2s का, ये 2p। 1s में कितने? 2 हैं, 1 2। 2s में कितने? 2 हैं, 3 4। ये चौथा इलेक्ट्रॉन। चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ आया? 2s में आया। 2s सब सेल में आया। तो चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए, चौथे इलेक्ट्रॉन कौन से? बोरान के चौथे इलेक्ट्रॉन के लिए n का वैल्यू क्या आया? 2 आया, ठीक है? आप हमेशा क्वेश्चन को पढ़ना कि क्या पूछ रहा है। सिर्फ जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ पे आटम लिखेगा, जिसमें एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे आपको अलग अलग दिया रहेगा कि कौन से इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है। जैसे आपसे कोई पूछ ले n फॉर, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ ले पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, फॉर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरान, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा? पहला इलेक्ट्रॉन इसमें आया, क्या हो जाएगा? n का वैल्यू 1 हो जाएगा। इसीलिए क्वेश्चन को पहले पढ़ना कि पूछ क्या रहा है, ठीक है? जैसे हमने क्या पढ़ा था कि जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे एनर्जी बढ़ती जाती है। एनर्जी क्यों बढ़ती है? क्लियर हो गया था, ठीक है? क्योंकि न्यूक्लियस से हमको वहाँ पे इलेक्ट्रॉन दूर उतना रखना पड़ता है, तो हमको एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ती है। तो जैसे क्वेश्चन है, राइट द वैल्यू of n for highest energy इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम आटम। सोडियम के आटम में जो इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा एनर्जी रखता है उसका n का वैल्यू बताइए। एक बात बताओ, पहले क्या करो, सोडियम एटॉमिक नंबर कितना? 11। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो, 1s2 2s2 2p6 3s1, 2 4 10 11 हो गया। ये सब समझ सपोज कर लो न्यूक्लियस, सोडियम का न्यूक्लियस है। ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे सेल में 1 इलेक्ट्रॉन। ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल। तो एक बार बताओ, जो न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा दूर रहेगा उसी का एनर्जी क्या होगा? हाईएस्ट होगा। तो
सॉल्व हो गया ना। n फॉर हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम आटम कितना हो गया, n का वैल्यू 3 आ गया। जिसका एनर्जी सबसे ज़्यादा है सोडियम के आटम में, उसके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू क्या है, 3 है। जैसे इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ ले फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर फिफ्थ 1 2 3 फिफ्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम आटम। तो पांचवा इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, पहले 1 2 3 4 5, पांचवा इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, 2p सबसेल में। 2p सबसेल के लिए n का वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, n का वैल्यू क्या है, 2 है। क्लियर हो गया। यही बस इतने क्वेश्चन थे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के ऊपर। आशा करता हूँ कि आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से आपको एक डाउट नहीं बचा होगा। कोई डाउट बचा होगा तो आप हमसे कमेंट में कर सकते हैं या आप हमसे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं। इंस्टा आईडी लास्ट में ऐड कर दी जाएगी। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नितिन। यहाँ हम पढ़ते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री, जो कि बेस्ड है ऑन न्यू एजुकेशन पॉलिसी, जिसमें हम अपना चैप्टर सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक होगा एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में, जिसको हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। स्मॉल एल क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। ठीक है, देखिए हमने इससे पहले किसका बात किया था, यन का बात किया था। यन क्या था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यन आपको किस बारे में बताता था, यन आपको साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता था, साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में बताता था। तो यल आपको क्या बताएगा, यल आपको किसी एक ऑर्बिटल का 3D शेप के बारे में बताएगा। यल गिव इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन अबाउट 3D shape of molecule, shape of molecule। ठीक है, यह ना आपको सिर्फ साइज के बारे में बता देगा कि यस ऑर्बिटल गोला होता है, पी ऑर्बिटल डम्बल्ड होता है, लेकिन वो ये कभी नहीं बताएगा कि यस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है। स्फेरिकल कौन बताता है कि यस ऑर्बिटल स्फेरिकल, स्फीयर समझते हो ना, अर्थ क्या है, स्फीयर है। तो जैसे यस ऑर्बिटल स्फीयर है, ये कौन बताता है, यल बताता है। यल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट 3D शेप। 3D दुनिया में कोई ऑर्बिटल कैसा दिखता है उसको कौन बताता है, यल बताता है। ठीक है, आप एक बात नोट कर लीजिए, अगर आपके पास एस ऑर्बिटल है, यस ऑर्बिटल है, उसके लिए यल का वैल्यू कितना होता है, यल का वैल्यू 0 होता है। एक बात सुनो पहले, देखो यस ऑर्बिटल ऐसा दिखता है, तो इसको हम यस ऑर्बिटल बोले या यस सबसेल बोले, एक ही बात है। ठीक है, अगर हम बात करें पी की, तो पी में कैसा दिखता है, पी ऐसा 3 पार्ट में टूटता है। ये पी का क्या है, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, पी का सब सेल। लेकिन जब इन तीनों को तोड़ देंगे पी एक्स पी वाई पी जेड में, तो तीनों अलग अलग क्या हो जाएंगे, ऑर्बिटल। पी सब सेल के लिए यल का वैल्यू 1 होता है, इसको नोट करो। अगर हम बात करें डी सब सेल की, तो डी सब सेल के लिए यल का वैल्यू 2 होता है। ठीक है, और यप सब सेल के लिए यल का वैल्यू 3 होता है। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गया, ये पॉइंट आपको नोट करके लिख लेना है। ठीक है, जैसे हम बात करें, और एक पॉइंट और नोट करो कि यल का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकता है। तो यल का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू n-1 तक जाएगा। n क्या है, n है क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, यल क्या है, यल है एजीमुथल क्वांटम नंबर। यल का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, 0 से बड़ा या 0 के बराबर, और किससे छोटा, किसके बराबर, n-1 के। ठीक है, जैसे हम बात करें n इक्वल टू 1 के लिए, अगर हम बात करें n इक्वल टू 1 के लिए, तो n इक्वल टू 1 में कितने सब सेल आते हैं, सिर्फ एक सब सेल आते हैं, कौन सा, 1 यस वाला। एक बात बताओ, आगे वाला ये n का बताता है, ठीक है ना, यही तो होता है ना, आगे का जो लिखा रहता है वो n का वैल्यू बताता है। n का वैल्यू 1, तो 1 यस सब सेल आया। 1 यस सब सेल बोल दो या ऑर्बिटल बोल दो, क्योंकि एक ही बॉक्स है, इसको आप सबसेल भी बोल सकते हो, ऑर्बिटल भी बोल सकते हो। देखिए सबसेल, सेल, ऑर्बिटल में मेन डिफरेंस क्या है, हमने लेक्चर पर पहले में पूरा क्लियर कर लिया था, इसलिए हमको अब कोई डाउट नहीं है। ठीक है ना, जो भी स्टार्टिंग से देखते आ रहे हैं उनको ये क्लियर है कि कुछ टाइम पे किसको क्या बोला जाएगा। अगर आप 20 में देख रहे हो तो ऐसा मत करो, पहले जाके बेसिक तो सीख लो कि तीनों में मेन डिफरेंस क्या है। ठीक है, अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का नहीं देखना है मत देखो, लेकिन एटलीस्ट जाके लेक्चर 1 जरूर देख लो, उसमें आपको मेन डिफरेंस पता चलेगा कि सेल, सबसेल और ऑर्बिटल में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करें इस अपने टॉपिक की, तो यार जब हमने यन का वैल्यू 1 लिया था, तो हमने कौन सा सबसेल मिला, सिर्फ 1 यस। तो यहाँ पे
ये यस सब सेल है, यस सब सेल के यल का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो यल का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब एन का वैल्यू 1 है तो यल का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करें n इक्वल टू 2 के लिए, तो n इक्वल टू 2 में कितने सब सेल आते हैं? 2 आते हैं, 2s और 2p, 2s और 2p। ठीक है। यस के लिए यल का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। और p के लिए हमने क्या देखा था? यल का वैल्यू 1 हो गया। ठीक है। तो n इक्वल टू 2 के लिए यल के 2 वैल्यू आते हैं, एक 0 आता है, एक 1 आता है। ठीक है। अगर हम बात करें n इक्वल टू 3 के लिए, तो n इक्वल टू 3 में कौन कौन से आते हैं? सब सेल 3s आता है, 3p आता है, 3d आता है। ठीक है। तो जहाँ पे यस सब सेल है उसके लिए यल का वैल्यू 0, जहाँ पे p है उसके लिए 1, जहाँ पे d है उसके लिए 2, जहाँ पे d सब सेल है उस कुछ हवा लग रहा है कि ऊपर से जा रहा है? एक क्वेश्चन कर लो, कुछ समझ में तो आया कि चल क्या रहा है? देखो, पिछले क्लास में हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या देखा था? हमने जो कुछ कुछ क्वेश्चन किए थे, हमने पहला क्वेश्चन क्या किया था? यन का वैल्यू हाइड्रोजन आटम के लिए। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने यन का वैल्यू ये निकाला था, इसके लिए यन का वैल्यू निकाला था, हम क्या करेंगे, इसी में यल का वैल्यू निकालेंगे। यल का वैल्यू फॉर हाइड्रोजन आटम के लिए। ठीक है। क्वेश्चन हमारा नया ये बन गया कि यल फॉर हाइड्रोजन आटम के लिए। पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, 1 यस 1। तो यल का वैल्यू क्या हो जाएगा? यन का वैल्यू हाइड्रोजन आटम के लिए 1 है, यल का वैल्यू क्या हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे यस सब सेल है तो यल का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या था? यन फॉर बोरान आटम, बोरान के 4th इलेक्ट्रॉन के लिए यन का वैल्यू हमने निकाला था। यन का वैल्यू 4थे इलेक्ट्रॉन के लिए, बोरान के लिए क्या था? 2 था। अब हम बात करेंगे किसका? यल के वैल्यू का, कि यल का वैल्यू बोरान के 4थे इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा? तो बोरान का चौथा इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? 1 2 3 4, चौथा इलेक्ट्रॉन ये वाला है। तो यहाँ पे ये किस में है? 2 यस में है, 2 यस में है। ठीक है। तो यन का वैल्यू 2 आ गया, और यल का वैल्यू क्या आ जाएगा? यस सब सेल है तो यल का वैल्यू फिर से क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक है। अब अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हमने क्या देखा था? यन का वैल्यू निकाला था हाईएस्ट एनर्जी इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम आटम के लिए। तो हम अगर हम यल का वैल्यू बात करें, यन कर लो और यल कर लो। ठीक है। यल की बात करें तो हाईएस्ट एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है? यहाँ पे है। यहाँ पे किस में है? यस सब सेल में। तो यल का वैल्यू फिर से क्या हो गया? 0 हो गया। ठीक है। अब हम कुछ थोड़ा सा इसमें ऐड करते हैं। ठीक है। हम अगर बात करें, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एंड यल फॉर किसके लिए? बोरान आटम, बोरान के आटम में उसके 5th इलेक्ट्रॉन के लिए। देखो, हर इलेक्ट्रॉन का अलग अलग यन यल यम यस का वैल्यू होता है। हम जैसे जैसे सीक्वेंस से पढ़ रहे हैं धीरे धीरे ऐड अप करते जाएंगे कि यन, उसी क्वेश्चन में यन को सॉल्व करेंगे, उसी क्वेश्चन में यल को सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो बोरान का 5वां इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? इसमें देखो 1 2 3 4 भर गए, 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा। ठीक है। तो 5वां इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आया? 2p में, 2p सब सेल में आया। तो जो आगे लिखा रहता है वो क्या बताता है? यन की बात बताता है। तो यन का वैल्यू क्या हो गया? 2 हो गया। और यल का वैल्यू कौन बताएगा? सब सेल बताएगा। कौन सा सब सेल है? p सब सेल। तो यल का वैल्यू क्या हो गया? 1 हो गया। क्लियर? ऐसे ही रिलेशन हम अलग अलग के लिए भी निकालेंगे। आगे हम स्पिन पढ़ेंगे, मैग्नेटिक पढ़ेंगे, उसको भी इसी क्वेश्चन में आपको दिखाएंगे कि हर एक इलेक्ट्रॉन का अलग अलग क्या होता है? एल का वैल्यू होता है, एन का वैल्यू होता है। ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। जैसे हम इस वाले क्वेश्चन की बात करें, अगर हम कोई आपसे पूछ ले, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एंड एल फॉर 10th इलेक्ट्रॉन ऑफ, चलो दूसरा क्वेश्चन लिख लो, क्वेश्चन दूसरा लिख लो ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ 10th इलेक्ट्रॉन ऑफ पोटेशियम आटम। ठीक है। सोडियम बहुत हो गया, पोटेशियम कर लो। तो पहले क्या करोगे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हो। तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना? 19, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। अब देखो, क्वेश्चन क्या पूछा है आपको? पोटेशियम के 10वें इलेक्ट्रॉन का पूछा है। तो क्या करो, देखो कि 10वां इलेक्ट्रॉन कहाँ पे भरा गया होगा।
पहले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें गए होंगे, अगले 2 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे गए होंगे, अगले 6 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे गए होंगे, टोटल 10 आ गया। तो आप क्या करो, p2p ऑर्बिटल का डायग्राम बना लो। अब देखो 4 तो भर गए, 5 6 7 8 9 10वां, ये जो 10वां इलेक्ट्रॉन हम भर रहे हैं इसके लिए हमको क्या करना है, n का और l का वैल्यू बताना है। तो ये किसमें भरा गया, 2p ऑर्बिटल में भरा गया। ये 10वां इलेक्ट्रॉन 2p ऑर्बिटल या सब सेल में भरा गया। तो यहाँ पे n का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया, और l का वैल्यू क्या हो गया, क्योंकि ये p सब सेल है तो l का वैल्यू क्या होता है p सब सेल के लिए, 1 होता है। ठीक है, ऐसे हम l को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आगे की स्टडी करते हैं। देखो हम अपने पूरे टॉपिक में किसका बात कर रहे हैं, सब सेल का। तो यल आपको क्या बताता है, यल आल्सो गिव इंफॉर्मेशन अबाउट एनर्जी ऑफ सब सेल। हम सिर्फ सब सेल का ही बात कर रहे हैं। यन जो हमने पढ़ा था पिछले क्लास में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, वो आपको किस बारे में बताता था, आपको सेल की एनर्जी के बारे में बताता था। लेकिन यल आपको क्या बताता है, सब सेल की एनर्जी के बारे में बताता है। ठीक है, सेल क्या होता है, सेल इलेक्ट्रॉन द्वारा लिया गया वो पाथ है न्यूक्लियस के अगल बगल। सब सेल क्या होता है, पाथ के अंदर जहाँ वो फ्रीली मूव कर सकता है उस जगह को सब सेल बोला जाता है। ठीक है, हमने पहले लेक्चर में पूरा क्लियर किया था। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि यल क्या बताता है, यल आपको सब सेल की एनर्जी के बारे में बताता है। और सब सेल में क्या होता है, सब सेल में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो इट गिव्स एनर्जी पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या बताता है, किसी इलेक्ट्रॉन का एनर्जी या पोजीशन। ठीक है, आपको मालूम है अगर कोई इलेक्ट्रॉन या सब सेल में है, इसका मतलब वो न्यूक्लियस के पास होगा। और हमने पिछले क्लास में ही देखा था, जो न्यूक्लियस के पास, सपोज करो ये न्यूक्लियस है, ये पहला सेल, ये दूसरा सेल, जो न्यूक्लियस के पास होता है उसका एनर्जी क्या होता है, कम होता है। तो यस क्या है, यस का पोजीशन न्यूक्लियस के पास है तो एनर्जी क्या है, कम है। अगर हम बात करें पी की, तो पी थोड़ा सा दूर होता है न्यूक्लियस से, तो इसलिए उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। क्लियर हो गया कि यल आपको क्या बताता है, एनर्जी भी पोजीशन का, किसका, इलेक्ट्रॉन का। कैसे पता चलेगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, सब सेल में रहता है। तो जब सब सेल का एनर्जी पता चल गया तो वही किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के बराबर। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए ले लो, अगर कोई स्टूडेंट क्लास में टॉप किया है तो उसको क्या मिलता है, इनाम मिलता है। अगर उसको 100 रुपये का इनाम मिलना चाहिए तो अगर कोई, ठीक है, जैसे कोई कॉलेज है उसमें अगर प्रिंसिपल ने बोल दिया कि जो टॉप करेगा उसको 100 रुपये का इनाम मिलेगा, तो जो 100 रुपये का इनाम है वो किसके इक्वल है, टॉपर के। तो ऐसे ही सब सेल किसका एनर्जी किसके इक्वल है, इलेक्ट्रॉन के एनर्जी के। ठीक है, 100 रुपये का इनाम किसके इक्वल है, पहले पोजीशन के। वैसे ये है। ठीक है, क्लियर हो गया। जैसे हमने पिछले क्लास में देखा था कि किसी एक सेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं, वैसे ही हम बात करेंगे कि किसी एक सेल के अंदर कितने सबसेल होते हैं। जब हमने यन की बात की थी तो हमने क्या देखा था कि हमने क्वेश्चन किया था कि किसी एक सेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं, हमने उसको कैसे निकाला था, यन स्क्वायर फॉर्मूले से, और आपको सॉल्व करके दिखाया भी था कि कैसे एग्जैक्ट आता है। और यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, यल में हम सब सेल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम किसकी बात करेंगे, किसी एक सेल के अंदर कितने सब सेल हो सकते हैं, किसकी बात करेंगे, नंबर ऑफ सब सेल्स इन अ सेल। ठीक है, किसी एक सेल में कितने सब सेल हो सकते हैं। अब भाई इतना तो पता है ना कि सब सेल को एसपीडीएफ बोलते हैं, इतना तो बेसिक खराब नहीं है ना कि सब सेल क्या होता है, एसपीडीएफ होता है, कि ये भी बताना पड़ेगा। अगर नहीं आता भाई तो आज कम से कम जान लो कि सब सेल को एसपीडीएफ बोलते हैं और सेल को क्या बोलते हैं, KLMN। कंफ्यूज तो नहीं हो ना, इतना बेसिक होना चाहिए भाई, BSc में आ गए हो। ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं यार, स्टूडेंट लाइफ में होता रहता है। नहीं आ रहा है ये वो बीत गया, अब आ गया। ठीक है ना, अब से जान लो
कि क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें n इक्वल टू 1 के लिए, ठीक है, n इक्वल टू 1 के लिए कौन सा सेल है, के सेल। और के सेल में कितने सब सेल होते हैं, सिर्फ एक सब सेल होते हैं। कितने, एक सब सेल, कौन सा, 1 यस वाला। अगर हम बात करें n इक्वल टू 2 के लिए तो कौन सा सेल होता है, यल सेल। ये न्यूक्लियस, ये के, ये एल, ये एम, एक और बना लोगे एन हो जाएगा। कितना क्लियर है, ठीक है। एन इक्वल टू 2 के लिए कितने सब सेल होते हैं, दो ठो। कौन कौन से, दो, 2 एस और 2 पी, ठीक है। एन इक्वल टू 3 की बात करें तो कौन सा सेल हो, यम सेल की बात कर रहे हैं। और इसमें कितने सब सेल होते, ये क्या है, शेल है। ये नंबर ऑफ सब सेल है, सब शेल है, ठीक है। n इक्वल टू 3 है तो किस सेल की बात कर रहे हैं, यम सेल की। यम सेल में कितने सब सेल होते हैं, तीन। कौन कौन से, 3s, 3p, 3d। तो आपने देखा जब n का वैल्यू 1 है तो एक सब सेल आया, n का वैल्यू 2 है तो दो सब सेल आया, n का वैल्यू 3 है तो तीन सब सेल आया, n का वैल्यू 4 लेंगे तो कितना आएगा, 4 सब सेल। 4s, 4p, 4d, 4f। क्लियर हो गया, यम 4। तो आपको ये शॉर्टकट तो पता चल गया होगा, किसी एक सबसेल, नंबर ऑफ सब सेल, नंबर ऑफ सब सेल इन यंथ सेल, किसी एक सेल में किसके बराबर है, वैल्यू ऑफ यन के, वैल्यू ऑफ यन के। यन क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। यन का जो वैल्यू है वही किसके इक्वल है, नंबर ऑफ सब सेल के, ठीक है। क्लियर हो गया। जैसे हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फाइनल क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ n l फॉर ऑल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन आटम, ठीक है। कार्बन के सभी इलेक्ट्रॉन के लिए हम n और l का वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या करो, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2, 2p2, यही होता है। तो क्या करो, पहले सबका सब सेल बना लो। ये 1s का, ये 2s का, ये 2p का। पहले पहले सब सेल में दो, दूसरे सब सेल में दो, इसमें दो। तो हम क्या करेंगे, हम पहले 1 2 3 4 5 6 देख लिए ना। अब हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। लेट्स सी, लिखो यार, पहले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। देखो ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवां इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हम पहले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो पहला इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, 1 यस में। तो n का वैल्यू क्या हो गया इसके लिए, 1 हो गया। और जब ये यस सब सेल में है तो यल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें दूसरे इलेक्ट्रॉन की तो दूसरे इलेक्ट्रॉन भी कहाँ पर है, 1 यस में है। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू फिर इसका 1 हो जाएगा। और यल का वैल्यू क्या हो जाएगा, यल का वैल्यू यस सब सेल में है तो इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तीसरे इलेक्ट्रॉन की बात करें, तीसरा इलेक्ट्रॉन कहाँ है, 1 2, तीसरा इलेक्ट्रॉन ये रहा, ये किस में है, 2 यस में है। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, n का वैल्यू 2 हो जाएगा। n का वैल्यू 2 हो गया। और यल का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्योंकि यस ये यस सब सेल में है तो यल का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चौथे इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो वो भी कहाँ पर है, 2 यस में है। तो n का वैल्यू क्या हो गया, 2 हो गया। n का वैल्यू 2 हो गया और यल का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि यस में है। अगर हम बात करें पांचवें इलेक्ट्रॉन की तो पांचवें इलेक्ट्रॉन में क्या है, पांचवें इलेक्ट्रॉन में क्या है, पांचवा इलेक्ट्रॉन में n का वैल्यू 2 है। जो आगे वाला होता है वो क्या, n का ही बात बताता है ना। तो n का वैल्यू 2 है। और यल का वैल्यू क्या होगा, जब यस था तो यल का वैल्यू 0 था, जब p आ गया तो यल का वैल्यू उसके लिए क्या है, 1 है, ठीक है। अगर हम बात करें छठे इलेक्ट्रॉन की, छठा इलेक्ट्रॉन भी कहाँ है, 2p में है। तो उसके लिए n का वैल्यू 2 हो गया और यल का वैल्यू फिर से 1 हो गया। देखो हर इलेक्ट्रॉन के लिए n यल, ये अभी देख लिया, देखो कोई भी सेम नहीं है, सब अलग अलग है। ये सेम लग रहा है ना, ये सेम लग रहा है ना। अभी जब यहाँ पे यम और यस का वैल्यू हम जब पढ़ लेंगे तो ऐड करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि हर एक इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकता। एक आटम के अंदर किसी भी दो इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम नंबर यल यल एन यल यम यस सेम नहीं हो सकता। जब हम यम यस भी पढ़ लेंगे तो इस क्वेश्चन पे जरूर आएंगे, ठीक है। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।